नमस्कार। जैसा आपको पता है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। उस संदर्भ में इस पत्रकार वार्ता को बुलाया गया है और जो मुख्य निर्णय लिए गए उस पर आपसे चर्चा करने के लिए, आपको ब्रीफ करने के लिए हमारे बीच माननीय सूचना और प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय रेल मंत्री, संचार और आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि चर्चा प्रारंभ करें। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब से अगले 3 महीने त्यौहार के भरे होंगे। देश भर में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरे से लेकर दिवाली हो, छठ पूजा हो, गुरुपुरब हो, क्रिसमस तक 3 महीने लगातार त्यौहार ही रहते हैं। और इन 3 महीनों में जहाँ त्यौहार होंगे तो हमारा भी प्रयास है कि लोगों के मन पे मुस्कुराहट भी हो, खुशियाँ भी हो। और आज के निर्णय भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसी दिशा में है। पहला निर्णय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है और इसमें अगले 3 महीने में लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मिलेगा, जिस पर लगभग 44,762 करोड़ रुपया खर्च आएगा। पहले से लेकर छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ रुपया अब तक इस पर खर्च किया जा चुका है। I'll come back, I'll speak in detail later on. पहले से छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ रुपया अब तक इस पे व्यय हुआ है, अनुमानित जो सब्सिडी मिली है। और 7वें चरण में 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न 80 करोड़ से ज़्यादा ज़रूरतमंद गरीबों को मिलने वाला है और कुल मिलाकर लगभग 3,91,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा अब तक। दूसरा विषय सरकारी कर्मचारियों से लेकर है, पेंशन धारकों से लेकर है। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दी है। सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा और 8 महीने के लिए, जो अभी हम जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक देखें तो 8,568 करोड़ रुपए का बोझ वित्तीय वर्ष 2022-23 में पड़ेगा। लेकिन इससे लाखों ऐसे सरकारी कर्मचारी और जो पेंशन धारक हैं उनको लाभ मिलेगा। तीसरा निर्णय प्रधानमंत्री जी का जैसे मानना है कि रेलवे का कायाकल्प में रेलवे स्टेशन के विकास का महत्वपूर्ण स्थान हो और स्टेशन डेवलपमेंट को लेकर आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और ये भी 3 ऐसे बड़े रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली का हो जो देश की राजधानी है, या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई हो, या अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हो, इनके रीडेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश को मंजूरी दी है, जिसके विस्तार में आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आपको विस्तार में बताएंगे। लेकिन मैं एक एक करके आपको पहले निर्णय से दूसरे निर्णय तक बताना चाहूँगा कि मित्रों, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी जी ने कहा भी था कि उनकी सरकार वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, मजदूर, महिलाओं के लिए समर्पित होगी। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सबको कोविड-19 महामारी के समय देखने को मिलता है।
देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी। उस समय जहां प्रधानमंत्री जी ने देश को नेतृत्व भी दिया, जहां एक और वैक्सीन बनाकर 200 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किया, वहीं सबसे पहला निर्णय भारत सरकार का क्या था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और ये गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 से चली और 25 महीने तक देश के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को, ज़रूरतमंद परिवारों को अनाज देने का काम किया गया। और जितने उनके पात्रता पहले थी, उनकी मात्रा को दुगना, यानी कि जब इसको एडिशन किया 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह 25 महीनों तक देने का काम किया। अब इसको विस्तार अगले 3 महीने यानी कि अक्टूबर से लेके दिसंबर 2022 तक किया गया है। इसमें अब तक कुल मिलाकर 3,45,000 करोड़ रुपए का खर्चा पहले से छठे चरण तक आया है। और ये 7वां चरण जो अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक का है, इस पर 44,762 करोड़ रुपए की अनुमानित सब्सिडी होगी, जो लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मिलेगा। और ये त्यौहार के सीज़न में ज़रूरतमंद गरीब के चेहरे पर एक और मुस्कुराहट भी लाएगा। तो आपदा से अभी भी दुनिया, इस महामारी से अभी बाहर निकली नहीं है। बहुत सारी ऐसे संकट देश और दुनिया भर के सप्लाई चेन में देखते भी हैं। तो ये उस दिशा में भी एक कदम है कि त्यौहार के समय भी गरीब के साथ मोदी जी की सरकार लगातार खड़ी है। दूसरा विषय जो मैंने आपके सामने रखा कि 1 जुलाई 2022 से दे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को जो 4% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने का निर्णय लिया गया है, इसमें वित्तीय वर्ष में यानी कि सालाना कितना फ़र्क पड़ेगा? वो 12,852 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। और अगले 8 महीनों में जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक 8,568 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। लेकिन इससे देश भर के सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों को, पेंशन भोगियों को इससे लाभ मिलने वाला है। ये दोनों ही निर्णय त्यौहार के समय भी है। और जो अगला बड़ा निर्णय जो रेलवे विभाग से जुड़ा है, मैं आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करता हूं कि उसको विस्तार में आप सबके सामने रखें, जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है और जो रेलवे विभाग उसको पूरा करने जा रहा है। बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि रेलवे के साथ प्रधानमंत्री जी का एक भावनात्मक जुड़ाव है और रेलवे के हर डायमेंशन को, चाहे स्टेशन हो, ट्रेन्स हो, पैसेंजर एमिनिटीज़ हो, सेफ्टी हो, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाना हो, हर तरीके से प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रेलवे के डेवलपमेंट के लिए हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। उसी कड़ी में रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का जो काम है, उसमें टोटल डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं कि कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, इसके बारे में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि स्टेशन शहर का एक सेंट्रल प्लेस होता है, तो उसका जो डेवलपमेंट हो वो शहर के साथ एक इंटीग्रल डेवलपमेंट के हिसाब से होना चाहिए। इसका इंटीग्रल डेवलपमेंट के माने क्या है? इंटीग्रल डेवलपमेंट में इस तरह से है, स्टेशन के दोनों तरफ शहर का विस्तार हुआ। तो जनरली हम देखते हैं कि पुराने शहर जितने भी हैं उसमें रेलवे स्टेशन एक तरीके से शहर के 2 हिस्सों के बीच में स्थित रहता है। तो स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाली कड़ी बने, ऐसा डिज़ाइन का एलिमेंट आना चाहिए। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि स्टेशन के साथ साथ जब शहर डेवलप हुए तो बहुत कंजेस्टेड तरीके से अलियाँ गलियाँ बनी और वहाँ पे आना जाना मुश्किल होता है। तो किस तरह से स्टेशन तक आना, स्टेशन से जाना, उस एरिया से निकलना, इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक का प्लानिंग करना है वो आज के हिसाब से नहीं, आगामी 50 वर्षों के हिसाब से सोच के
वैसी प्लानिंग करो जिससे कि कोई भी काम करने में एक स्थायी समाधान निकले शहर के लिए। तीसरा, स्टेशन के अंदर अगर हम जाएं तो आज हम देखते हैं कि स्टेशन की बिल्डिंग होती है, फिर प्लेटफॉर्म होते हैं, फिर पटरियां होती है, फिर एक फुट ओवर ब्रिज पुलिये के ऊपर से अगर जाएं फिर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फिर आगे पटरियां होती है। ये कंस्ट्रक्ट 100 वर्षों से चला आ रहा था। इसकी बजाय एक नया डिज़ाइन एलिमेंट जिसमें कि रूफ प्लाजा एक बने। रूफ प्लाजा का माने क्या हुआ कि जो हमारे प्लेटफॉर्म्स और पटरियां हैं इनके ऊपर की जो स्पेस है, इस स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। यहाँ पे एक नई अर्बन स्पेस बने, एक स्थायी जगह बने जिस पर फूड कोर्ट्स हो, अच्छा वेटिंग एरिया बने, बच्चों के खेलने के लिए जगह बने। मान लो पेरेंट्स जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, बच्चों को उस वक्त संभालना मुश्किल सा होता है। मैं तो जब बच्चे छोटे थे तो कई बार एक बच्चा इधर दौड़ रहा है, एक बच्चा इधर दौड़ रहा है, तो खेलने की एक छोटी सी जगह बन जाए। लोकल प्रोडक्ट्स है, अगर आप जाओ किसी भी शहर के देश के कोने कोने में जाओ, कहीं पे साड़ी, कहीं पे खिलौने, कहीं पे अलग तरह की मिठाई, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स की सेल का भी एक पॉइंट हो। तो ये जो रूफ प्लाजा बने, ये रूफ प्लाजा एक नई अर्बन स्पेस की तरह डेवलप हो, जिसमें जैसा आपने कई अच्छे वर्ल्ड क्लास स्टेशंस में देखा होगा, इस रूफ प्लाजा में बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहे। चौथा, हर तरीके से दिव्यांग फ्रेंडली, हर तरीके से पॉसिबल हो, ग्रीन सोलर पैनल्स लगे रूफ के ऊपर, एनर्जी कंजम्पशन मिनिमाइज हो, सफाई और इन सब की चीज़ों का एक इंटीग्रल तरीके से डेवलप हो। तो ये एक इंटेलिजेंट बिल्डिंग, एक सस्टेनेबल बिल्डिंग, एक ग्रीन बिल्डिंग और एक सिटी फ्रेंडली सिटी सेंटर बने, उस कल्पना के साथ स्टेशंस का डिज़ाइन हो। आप सबके सामने आज कैबिनेट में भी इसका फैसला लिया गया। टोटल देश के 199 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें बेसिकली 50 लाख से ऊपर जहां ट्रैफिक है, फुटफॉल है साल का, उन सब स्टेशंस को एक साथ लिया जा रहा है। और जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी उसके नीचे 50 के बाद में 10 लाख से ऊपर वालों को भी नेक्स्ट फेज़ में लिया जाएगा। इसमें से 47 स्टेशंस के टेंडर निकल चुके हैं और 32 स्टेशंस पे काम फिजिकली चालू हो चुका है। 3 जो देश के सबसे बड़े स्टेशंस हैं, नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद स्टेशन, ये 3 जो बहुत बड़े स्टेशंस हैं, इन स्टेशंस के लिए आज कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपए इनके लिए सैंक्शन हुए। उसके डिज़ाइन के कुछ एलिमेंट्स आपके सामने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखेंगे। अगर ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आपके सामने। इसके आप अगर देखते हो, ये आज की सिचुएशन है, ये आज का स्टेशन है। इसके पूरे एरिया को अगर आप देखते हो, एक तरफ पहाड़गंज, एक तरफ अजमेरी गेट, और प्लेटफॉर्म एरिया एक तरीके से स्क्यूड सा है। कुछ ट्रैक्स पहाड़गंज की साइड लंबे ज़्यादा हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स अजमेरी गेट की तरफ लंबे ज़्यादा है। और शहर का एक सेंट्रल प्लेस है कनॉट प्लेस, कनॉट सर्कस, जो उसके एकदम नज़दीक उसके साथ ये जुड़ा हुआ स्टेशन है। इसका कंप्लीट मास्टर प्लान, जितना भी उसमें रेलवे की लैंड है और रेलवे के आसपास की लैंड है, जिसमें कई सारे ऑफिसेज हैं, कई तरह की कॉलोनीज़ हैं, उन सब को दिल्ली के मास्टर प्लान के साथ इंटीग्रेट करके एक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, टीओडी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, उस कॉन्सेप्ट पे पूरा इसका मास्टर प्लान बनाया गया है। इस मास्टर प्लान में प्लेटफॉर्म, स्टेशन और उसके चारों तरफ जो ट्रैफिक का फ्लो रहेगा, उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। किस तरह से लोग आए तो उनको पार्किंग के लिए स्पेस मिले, वो पार्किंग की स्पेस, 3 यहाँ पे मोड्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, रेलवे, बस और मेट्रो, प्लस अपनी पर्सनल कार से कोई आए, ऑटो से आए, साइकिल से आए, इन सब की, इन सारे के सारे मोड्स को सीमलेस इंटीग्रेशन का इसमें प्लानिंग है।
किस तरह से ड्रॉप ऑफ जोन्स रहेंगे, किस तरह से पिकअप जोन्स रहेंगे, ये कंप्लीट इसका मास्टर प्लान है। ये आपके सामने कंप्लीट इसका मास्टर प्लान है। दो जो डोम्स देख रहे हैं आप, ये दोनों डोम्स ऊपर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डोम्स हैं स्टेशन के डोम्स। 4 फ्लोर्स होंगे उसमें, रूफ प्लाजा के 4 फ्लोर्स होंगे और उसके नीचे प्लेटफॉर्म्स, और उसके आसपास का जितना भी एरिया है उसका एक मास्टर प्लान डीडीए, दिल्ली गवर्नमेंट, सीपीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डीयूएसी वगैरह वगैरह जितनी भी हमारी दिल्ली की एजेंसीज़ हैं, यूटी पैक, उन सब एजेंसीज़ के साथ मिलके इसका एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। ये आप अगर देखेंगे, ये दोनों डोम्स स्टेशन के हैं और उसके चारों तरफ एक एलिवेटेड रोड्स का कॉरिडोर आपको दिखाई देगा। चारों तरफ आपको एलिवेटेड रोड का कॉरिडोर्स इसमें बनेगा। एंट्री से लेके एग्जिट तक एकदम सीमलेस फ्लो होगा ट्रैफिक का। ये स्टेशन का व्यू दिखेगा, एलिवेटेड रोड्स ये आप देख रहे हैं, ये रोड्स इसकी एंट्री और एग्जिट की एलिवेटेड रोड्स रहेंगी। ये कंप्लीट एक तरीके से उस एरिया का कंप्लीट रिजुविनेशन होगा इस स्टेशन के डेवलपमेंट के साथ ही साथ। ये अंदर से व्यू, रूफ प्लाजा 1, 2, 3, 4 व्यूज़ हैं। उसके अंदर जैसा विस्तृत तरीके से अगर आप देखें, बहुत सारे अच्छे स्पेशियस वेटिंग एरियाज़, फूड कोर्ट्स, बच्चों के खेलने के लिए अलग से जगह, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए रखने की अलग से जगह, सेल्स की जगह, इस तरह से करके पूरा एक इंटरनेशनल तरीके से इसका डेवलपमेंट का प्लान बना है। जो भी पैसेंजर्स आएंगे वो रूफ प्लाजा के लेवल पे ही उतरेंगे, वहाँ पे वेट किया और जब गाड़ी आई तब एस्केलेटर से या सीढ़ियों से नीचे आके प्लेटफॉर्म पे आए और प्लेटफॉर्म पे आके गाड़ी पकड़ी, या फिर जब गाड़ी से उतरे तो प्लेटफॉर्म से रूफ प्लाजा पे चढ़े और उसके बाद में फिर जो एग्ज़िट है वहाँ से निकले। तो अभी का जो कॉन्सेप्ट होता है कि प्लेटफॉर्म पे उतरे, FOB जो फुट ओवर ब्रिज होता है, पुलिया होता है छोटा, उस पुलिये के ऊपर चढ़ के बाहर निकले, वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। इसमें कॉन्सेप्ट है कंप्लीट एक रूफ प्लाजा बनता है। इस रूफ प्लाजा पे आपका जो पैसेंजर्स का रहने का, वेटिंग का, खाने का, वो सारा उस पे है। जब गाड़ी आई तब नीचे उतरे और जब गाड़ी से भी जब अलाइट हुए तब भी फिर सीढ़ियों से एस्केलेटर से चढ़ के रूफ प्लाजा पे आए, रूफ प्लाजा से फिर बाहर निकले। तो ये कॉन्सेप्ट है रूफ प्लाजा का, जो कि अब कॉमन रहेगा इन सभी रीडेवलप्ड स्टेशंस में। मल्टी लेवल कार पार्किंग है, मल्टी लेवल बस पार्किंग है। बसेस जितनी भी BRT की बसेस हो, DTC की बसेस हो, उन सब के लिए प्रॉपर एक इसमें व्यवस्था, ऑटो के लिए अलग से व्यवस्था, ऑटो के लिए विशेष व्यवस्था की गई क्योंकि दिल्ली में ऑटो एक बहुत अच्छा साधन है। मेट्रो के साथ बहुत अच्छा इसमें इंटीग्रेशन किया गया है। इस तरह से ये आपको एक ओवरऑल पिक्चर अगर देखें, ये न्यू दिल्ली का स्टेशन, इसका मास्टर प्लान। मैं नेक्स्ट आता हूँ। सेम प्रिंसिपल्स पे डिज़ाइंड है अहमदाबाद का स्टेशन। ये अहमदाबाद का स्टेशन है। इसमें सन टेम्पल का फॉर्म डिज़ाइन एलिमेंट्स में लिया गया है। जो बीच में आप आर्च देख रहे हैं, ये सन टेम्पल है मोढेरा का, उस सन टेम्पल के आर्किटेक्चर को लेके इसमें बनाया गया है। और ये जो बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब प्लस ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, साथ ही साथ स्टेशन के साथ ही साथ। ये आज का स्टेशन है। इस स्टेशन को जब नया बनाएंगे तो इसमें कंप्लीट, आपने देखा होगा अगर, एकदम कंजेस्टेड एरिया है आसपास का, क्योंकि स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत ही बिजी स्टेशन है और कई दशकों से इसका डेवलपमेंट चलता आया, तो उस हिसाब से आसपास के शहर में बहुत इसकी ग्रोथ हो चुकी है। इन सब का ध्यान रखते हुए ये टोटल इसके मास्टर प्लान के एलिमेंट्स हैं। किस तरह से इसमें रूफ प्लाजा बनेगा, डिपार्चर पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट सब सेपरेट, और कंप्लीट चारों तरफ एक एलिवेटेड रोड का नेटवर्क, चारों तरफ स्टेशन के चारों तरफ एक एलिवेटेड रोड का नेटवर्क, जिससे कि आना जाना बहुत आसानी से हो सके। डिपार्चर लॉबी अलग से, अराइवल एरिया अलग से। ये रूफ प्लाजा जो मेज़नाइन पे होगा, इसमें 3 लेवल्स हैं। एक लेवल है, उसके ऊपर लेवल है और तीसरा हाफ लेवल है। इस तरह से इसकी डिज़ाइन है। इसमें पूरा वेटिंग एरिया, रहने का
लाउंजेस, खाने की एरिया, सब बाहर का जो एरिया है, स्टेशन के बाहर का एरिया, उसमें बहुत ध्यान रखा गया कि एक झूलती मीनार है और एक और मीनार है जो कि बहुत अच्छी आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस की पुरानी मीनारें हैं, जो कि उनका बहुत ध्यान रख के उसके आसपास कहीं भी कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो और शहर के बीच में एक ऐसी स्पेस रहे, ओपन स्पेस, जहाँ पे कोई भी म्यूज़िक का प्रोग्राम हो सके, कोई भी फोक डांसेस हो सके, कोई भी जो एक शहर के हिसाब से एक रहता है परफॉर्मेंस के लिए, एक वाइब्रेंट स्पेस रहे शहर के बीच में। तो वो ये जो आप देख रहे हो अडलाज के स्टेप वेल का जो आर्किटेक्चर है वो लेके एक एम्फी थिएटर बनाया गया है। अडलाज के जो स्टेप वेल्स है, गुजरात से जो परिचित होंगे वो जानेंगे इसको, उसके हिसाब से एक स्टेप वेल्स के हिसाब से एम्फी थिएटर की व्यवस्था भी की गई है। तो एक तरीके से जो कंस्ट्रेंट था झूलती मीनार का आसपास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, उस कंस्ट्रेंट को एडवांटेज में कन्वर्ट करके डिज़ाइन किया गया है कि इसमें आपके एक ओपन स्पेस, ओपन थिएटर टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाए। ये कंप्लीट स्टेशन का डिज़ाइन है और कंप्लीट अगर आप देखें चारों तरफ एलिवेटेड रोड है, तो एलिवेटेड रोड से बहुत ही आराम से आना जाना उसमें पॉसिबल होता है। ये ऊपर से एरियल व्यू दिखाया गया है, कंप्लीट पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रूफ प्लाजा बनी हुई है। ये ड्रॉप और डिपार्चर प्लाजा साउथ साइड से देखने का, वैसे ही ये डिपार्चर प्लाजा, ये नॉर्थ साइड से इसका व्यू, और ये कंप्लीट ओवरऑल मास्टर कालूपुर जंक्शन की साइड से देखो तो वो, और ये कंप्लीट इसका मास्टर प्लान। ये दोनों जो ब्रिक मीनार और झूलता मीनार है वो बीच में आपको दिखाई देगी। बहुत ही एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी की चीज़ है। कभी आप अहमदाबाद जाएं तो देखें, ये एक मीनार को अगर हिलाओ तो दूसरी मीनार अपने आप हिलती है। इस तरह का इसका कई 100 वर्षों पुराना इतिहास है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आर्किटेक्चर है इसका, उसको बहुत ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों को बनाया गया है। ये एलिवेटेड रोड्स। अब मैं आता हूँ तीसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस हमारी एक प्राउड हेरिटेज है। उस हेरिटेज को बहुत ही केयरफुली, हेरिटेज के हर एक एलिमेंट को ध्यान रख के शहर में और दुनिया भर में जो हेरिटेज के खास जानकार लोग हैं उन सबको कंसल्ट करके, उन सबको इन्वॉल्व करके, उन सबको साथ बैठा के इस स्टेशन का डिज़ाइन किया गया है। अगर आप देखें तो दुनिया में इस तरह की हेरिटेज के डिज़ाइन गिने चुने हैं। तो ये एक ऐसी सौगात है जिस सौगात को हमें बहुत प्रिजर्व करके, बहुत ही सोच समझ के उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये सामने वाली हेरिटेज फसाड को केवल हेरिटेज रेस्टोरेशन वर्क होगा, और जो साइड में जिन्होंने CST टर्मिनल देखा होगा वो समझते होंगे आराम से कि जहाँ से एंट्री होती है आज, साइड वाला जितना भी है उसका एक मॉडर्न डेवलपमेंट किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में और बाकी स्टेशंस में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे सबर्बन सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं। जो मुंबई लोकल कहते हैं जिसे मैं, सबर्बन सर्विसेज बहुत ज़्यादा है। जैसे अपने दिल्ली में मेट्रो है, वैसे मुंबई में सबर्बन सर्विसेज हैं। डेली 85 लाख के आसपास पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल करते हैं मुंबई के सबर्बन में। भारतीय रेल उसको चलाता है। इसको ध्यान में रखते हुए इसमें बहुत जो पुरानी इसकी पिक्चर्स थी उन सब को देखा गया, किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया था, कहाँ पे क्या एलिमेंट्स कहाँ से लाए गए थे, उन सब को ध्यान में रख के, सब की स्टडी करके फिर बाद में डिज़ाइन बनाया गया। ये इसका कंप्लीट डिज़ाइन इस तरह से रहेगा। जो हेरिटेज वाला पोर्शन है इसको बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे जो नए नए कंस्ट्रक्शंस हुए पिछले 20-30 सालों में, कई एक DRM ऑफिस नया बना, उस ऑफिस ब्लॉक का कोई हेरिटेज के साथ संबंध नहीं है, एक बिल्कुल इनकॉन्ग्रुएंट सी बिल्डिंग नज़र आती है। उन सब को रिमूव करके उनकी जगह एक बहुत सुंदर हेरिटेज के साथ कॉन्ग्रुएंट डिज़ाइन, उसके साथ सिम्बायोटिक डिज़ाइन, उसके साथ मैच होती हुई डिज़ाइन इसमें इंक्लूड की गई। और फिर रूफ प्लाजा वाला एलिमेंट लाया गया है। प्लेटफॉर्म और पटरियों के ऊपर कंप्लीट एक बड़ी सी अर्बन स्पेस क्रिएट की गई है, जिसमें लोगों का मूवमेंट, वहाँ पे आप अगर देखेंगे शाम को 5 बजे के आसपास या सुबह पीक टाइम ऑफिस के टाइम बहुत रश होता है, सिवियर रश होता है। तो उस रश को कैसे एक आराम से कंफर्टेबली लोग बाहर निकल सके,
कंफर्टेबली ट्रेन में आ सके, उसको बहुत ध्यान में रखते हुए इसका डिज़ाइन किया गया है। ये इसके मास्टर प्लान के एलिमेंट्स हैं। नए जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उन सब का हब एक जगह, और जो सबअर्बन ट्रेन है उनका हब एक जगह, उन सब को ध्यान में रख के हेरिटेज नोड, सबअर्बन रोड, लॉन्ग डिस्टेंस नोड, और इसके पूरे के पूरे स्टेशन के ऊपर रूफ प्लाजा, लंबी रूफ प्लाजा एक बनती है इसमें। ये इसका ये हेरिटेज वाली साइड एक तरफ रही, उसके दूसरी तरफ वाली साइड में स्टेशन का कंप्लीट डेवलपमेंट। यहाँ पे बहुत हाई राइज नहीं लेंगे, यहाँ पे जो हेरिटेज की भव्यता कहीं पर भी कम नहीं हो, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लो राइज बिल्डिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जो भी बिल्डिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो सारा बिल्डिंग मटेरियल हेरिटेज के साथ मैच करते हुए, हेरिटेज बिल्डिंग के साथ मैच करते हुए उसको यूज़ किया जा रहा है। इसमें अंदर एकदम मॉडर्न दिखेगा, बिल्कुल जैसे बाकी रीडेवलप्ड स्टेशन हैं उन्हीं की तरह इसमें भी एक पूरा मॉडर्न रूफ प्लाजा एरिया, अराइवल डिपार्चर एरिया, कंप्लीट रूफ के ऊपर सोलर पैनल्स, जैसा आपने देखा ग्रीन बिल्डिंग्स बननी है। और जो पैसेंजर्स का फ्लो रहेगा पीक टाइम्स में, उसका बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखा गया है कि भीड़ बिल्कुल नहीं हो, बड़े आराम से लोग एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट कर सके। ये टोटली नया एंट्रेंस बनाया जा रहा है इसका, जिससे कि ये टर्मिनस है, यानी यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी एंड होती है, तो इसमें पटरियाँ थ्रू पास नहीं होती, एक जगह पे है। जैसे पटरियाँ सारी यहाँ से आई, ये बिल्डिंग इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। तो उस हिसाब से एक पूरा इसका नया कंप्लीट रीडेवलपमेंट इसका CSMT का होगा। ये कंप्लीट इस तरह से दिखेगा। हेरिटेज वाला पोर्शन हेरिटेज रिस्टोर होने के बाद में, और उसके साइड में जो आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में, वो कंप्लीट नई बिल्डिंग बनेगी और पूरी रूफ प्लाजा नया बनेगा। और अच्छे से रूफ प्लाजा 2 लेवल की है, एक लेवल पे रूफ प्लाजा पे चलने फिरने की जगह और उसके ऊपर रूफ है इस तरह से। और सामने पूरे एरिया में ट्रैफिक का मूवमेंट एकदम फ्री फ्लो हो ट्रैफिक का, वो ध्यान रखा गया। ये रात में इस तरह से दिखेगा। आप सबकी जानकारी के लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्लेजर कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो डिज़ाइंस जब हो रही थी, एक एक डिज़ाइन में प्रधानमंत्री जी बारीकी से उन्होंने लंबे लंबे प्रेजेंटेशंस के थ्रू, ये तो आपको शॉर्ट प्रेजेंटेशन किया है, लेकिन एक एक एलिमेंट पे बारीकी से उन्होंने हर जगह रिव्यू किया, खूब टाइम दिया। जितनी बार भी मीटिंग मांगी स्टेशंस के लिए, हर बार उन्होंने इसमें एक पर्सनल गाइडेंस हर वक्त पे दी। बहुत धन्यवाद। Yes, 68. सर, शिशिर हिंदू बिजनेस लाइन से। सर, 2 सवाल है। एक तो प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, क्या इसमें स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज किया गया? जो 5 किलो अनाज देने की मुफ्त की बात थी, क्या उसमें भी कोई बदलाव किया गया है? और दूसरा सवाल अश्विनी सर से है कि क्या जो रेलवे का जो PLI होता है 78 दिनों का, उस पर कोई फैसला हुआ है और कब तक उम्मीद है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को विस्तार किया गया अगले 3 महीने तक, 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह। उसी तर्ज पे अगले 3 महीने तक इसको जारी रखा जाएगा, क्योंकि त्यौहार का सीज़न भी है। जैसा मैंने कहा, नवरात्रि, दुर्गा पूजा से लेके छठ पूजा, दशहरा, दिवाली, गुरुपूर्व से लेके क्रिसमस तक, तीनों महीनों में बहुत सारे त्यौहार हैं। उसी तर्ज पे इसको 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह, तो अगले 3 महीने तक वो मिलेगा। और कुल मिलाकर 121 लाख मीट्रिक टन लगभग खाद्यान्न दिया जाएगा अगले 3 महीनों में, जिस पे कुल मिला के खर्चा 44,762 करोड़ रुपये के लगभग आएगा। रेलवे में PLI नहीं है। हाँ, वो तो आ ही रहा है, जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। मतलब मेरे ख्याल से अगले हफ्ते ही आ जाएगा। कंप्लीट उसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है और अच्छा परफॉर्मेंस किया है सभी ने, रेलवे के कर्मचारियों ने। मैं सबको साधुवाद भी देता हूँ। 90। हमेशा दशहरे से 1 दिन 2 दिन पहले ही होता है, आपको तो ध्यान है सब। अच्छा, स्टेशंस का करीब 3.5। देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल चैलेंज भी रहेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि
कितना ट्रैफिक है इन तीनों स्टेशंस पे, ट्रैफिक भी चलता रहे और साथ ही स्टेशन का डेवलपमेंट हो, तो करीब 2 से लेके 3.5 वर्ष का टाइम फ्रेम तीनों स्टेशंस का है। Yeah, Mr. Vaishnav, I wanted to know the exact timeline, for the completion of stations and the breakup, and when is the work starting and the breakup for all the 3 stations for the 10,000 crore that is earmarked for this? देखिए, टोटल 199 स्टेशंस की मास्टर प्लानिंग हो रही है, राइट। 199 स्टेशंस जहाँ पर भी 50 लाख से ज़्यादा ट्रैफिक एनुअल है, उनकी मास्टर प्लानिंग हो रही है। उसमें से 47 स्टेशंस के टेंडर निकल चुके हैं। 47 स्टेशंस के डिज़ाइंस कंप्लीट होके, अप्रूव होके, मास्टर प्लान बन के, एस्टिमेट बन के उसके टेंडर्स निकल चुके हैं। 32 स्टेशंस पे काम चल रहा है, फिजिकली काम चल रहा है, राइट। इन तीनों स्टेशंस का टारगेट लिया हुआ है 3.5 वर्ष न्यू दिल्ली के लिए और बाकी दोनों के लिए 2.5 ईयर्स टारगेट करेंगे। कोशिश करेंगे कि 2 साल के आसपास काम। इसमें एक नई टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा कंस्ट्रक्शन में मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, जो कि अपने एक बार देश में टेक्नोलॉजी मास्टर हो जाए तो उसका आगे भविष्य में कई तरह के बेनिफिट्स होंगे। आपने कई लोगों ने वीडियोस देखे होंगे किस तरह से कई देशों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स 15-20 दिनों में या 1 महीने में तैयार हो जाती है, क्योंकि वो मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी को एक बार उन्होंने मास्टर कर लिया। तो अपने भी इन स्टेशंस के जरिए से मॉड्यूलर टेक्नोलॉजीज़ को मास्टर किया जाएगा। ना टोटल इज अबाउट 60,000 करोड़। आज का अप्रूवल इज 10,000 करोड़। सर, एक छोटा सवाल, आई थिंक वन ऑफ आवर कोलीग्स हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन पहले, ठाकुर सर। बेसिकली 5 किलो तो अनचेंज्ड है अंडर पीएमजी के बाय एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स, लेकिन उसके अंदर जो है राइस एंड वीट, उसके अंदर का जो कॉम्पोजिशन है, मतलब बेसिकली वीट स्टॉक्स पे थोड़ा सा इशू है अभी, सो देयर आर सम कर्व्स आल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो राइस का उसमें क्वांटम ऑलरेडी आई थिंक मिनिस्ट्री गवर्नमेंट बढ़ा चुकी है। सो एनीथिंग ऑन दैट यू कैन शेयर विद अस, बिकॉज द कॉस्टिंग विल बी स्लाइटली हायर देन। थैंक यू सर। देखिए, कुल मिला के 3,91,000 करोड़ रुपया इन 7 चरणों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पे खर्च आएगा। मूल कारण पीछे था कि भूखमरी के कारण किसी की मृत्यु ना हो और महामारी के समय उनके साथ सरकार खड़ी नजर आए। मंशा बहुत साफ थी, मदद करने की, ज़रूरतमंदों की और गरीब की। और ना उस समय कभी इस तरह से कितना खर्चा आएगा उसकी चिंता उस समय की चिंता इसकी की गई कि खाद्यान्न उन तक पहुँचे और जितना उनको मिलता था प्रति माह, ये उसकी तुलना में अगर पात्रता को देखा जाए तो मात्रा को दुगना के लगभग किया गया है जो अब तक पिछले 25 महीनों में दिया गया। आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चाहे अनाज में गेहूं हो या चावल हो, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार ने पहले भी ली थी। देश के हर कोने में, हर राज्य में पहुंचाए, आगे भी पहुंचाएंगे। Sir, I have 2-3 small questions regarding the station development. You talked about 10,000 crore. I think one of the journalists asked about the exact, how much will go to Delhi station and Bombay. Please give that. And second thing, sir, is there going to be any kind of PPP in this? If PPP is not happening, don't you see that it will be a missed opportunity for future? बहुत अच्छा प्रश्न है। एज ऑलवेज आपके प्रश्न हमेशा शार्प होते हैं एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। ये हमारे रेलवे कवर करते हैं ना, इसलिए इनको सब ध्यान रहता है। देखो, इन तीनों स्टेशंस के फाइनल एस्टिमेट्स आज तैयार हो रहे हैं, मतलब तैयार चल ही रहे हैं। अगले 10 दिन के अंदर अंदर इसका टेंडर निकलेगा। इतना होमवर्क सब किया हुआ है, तो जैसे ही टेंडर निकलेगा आपको एग्जैक्ट नंबर्स आ जाएंगे, राइट। ये पूरे एक पैकेज की तरह अप्रूव हुए हैं, तो पैकेज के हिसाब से मैंने नंबर्स बोले आपके सामने। बात रेलवे में पीपीपी की बात है। देखो, रेलवे देश के एक ऐसे तबके को कवर करता है जो कि मिडिल इनकम, लोअर इनकम, मिडिल क्लासेस, इस तरह से इसका उपयोग है। तो इसमें भारत सरकार की तरफ से
भारत के बजट से इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सारा का सारा भारत सरकार के बजट के अंदर से हो रहा है। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिज़ाइनर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स वो यूज़ करके एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव मूव है प्रधानमंत्री जी का ये, जिससे कि हमारे हर एक पैसेंजर को, एक भारत के आम नागरिक को एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ भारत सरकार के बजट से इन्वेस्टेड फैसिलिटी में मिले, न कि उनके ऊपर कोई बोझा पड़े। Sir, just for clarity, so all the three stations will be developed under EPC mode, right? Right. And sir, so there are a number of small businesses that are operate around these railway stations currently. So is there any assessment in the development plan in terms of what happens to these small businesses? Will they be relocated? Will they be reallocated certain space in these new areas? So if you could share something on that. हर एक स्टेशन पे कई कई वर्षों से लोग उस पर काम करते हैं। देखो, रेल परिवार, हम कहते हैं कि 12 लाख तो एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन रेल परिवार एक्चुअली 1 करोड़ लोगों का है। रेल परिवार अगर हम देखें 1 करोड़ लोगों का है, जिसमें वेंडर्स हैं, साथ जुड़े हुए लोग हैं, हर तरह के, कई तरह के मशीन के इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं, बहुत सारे तरह के लोग जुड़े हुए हैं। सबका ध्यान रख के बहुत ही सेंसिटिव ह्यूमेन तरीके से पूरी इसकी डिज़ाइन की गई है। बहुत मेटिकुलस डिज़ाइन है। अगर आप एक एक का मास्टर प्लान देखेंगे, इतना मोटा मोटा एक एक स्टेशन का मास्टर प्लान है, एक एक एलिमेंट का ख्याल रखा गया है। 22। देखिए, जब ये शुरुआत अप्रैल 2020 में भी की गई थी, और अगर आप उसका पहले 8 महीने का देखेंगे फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के लिए, उसके बाद जैसे दूसरी वेव आई तब फिर इसकी आवश्यकता पड़ी। और दुनिया भर में आज भी कोविड के बहुत सारे केसेस हैं, सप्लाई चेन डिसरप्टेड है, और साथ साथ में गरीब तबके के लिए और मदद करने की आवश्यकता भी थी, तो ज़रूरतमंद थे। उसके लिए भारत के बफर स्टॉक में अनाज था, तब भी मदद की गई, आज भी है। इसलिए 3 महीनों के लिए, क्योंकि त्यौहार का समय भी है, आपदा जो महामारी का समय है वो तो था ही, लेकिन उसमें भी मदद की और त्यौहार के समय भी साथ में मदद करने का निर्णय किया गया है। और इसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी, चाहे वो गेहूं की हो या चावल की हो। अनाज 3 महीने तक, अक्टूबर से दिसंबर तक, त्यौहार के समय गरीब जनता के साथ, ज़रूरतमंद के साथ मोदी जी की सरकार खड़ी है और इसकी पूरी भरपाई होगी। 44। और कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 1121 लाख मीट्रिक टन, 1121 lakh metric ton will be the total outgo of these food grains in first to the 7th phase. और 1121 लाख मीट्रिक टन पहले से 7वें चरण तक कुल मिला के इतना जाएगा खाद्यान्न, और इस पे खर्चा 3,91,000 करोड़ का कुल मिला के हो रहा है। और अगर आप इसी चरण की अगर बात देखेंगे तो इसमें लगभग 122 लाख मीट्रिक टन 7th फेज पे खाद्यान्न जाएगा, जो अनाज गरीबों को मिलेगा, जिसके ऊपर 44,762 करोड़ रुपया खर्च होगा, 44,762 crore rupees. So 67. my question is related to the roof plaza, modern roof plaza. How government will deal with the roof plaza, that modern technology, and the small vendor in the railway platform, the tea vendor and small to that stalls are there for the local people are doing. So how सबके you लिए will, जगह है। how you will cope with this situation, sir? Because the small vendor, that tea stall, wala samosa wala, they will vanish otherwise. Because roof plaza is a modern technology. How you will? They will get, all the existing vendors will get a significantly better facility. उनको एक अच्छी फैसिलिटी मिलेगी
एग्जिस्टिंग वेंडर्स को, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। Can you elaborate little bit on देखो that? रूफ प्लाजा क्या है, रूफ प्लाजा इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्रेजेंटेशन में देखते हैं हम, आज प्रेजेंटेशन नहीं है अभी, रूफ प्लाजा मान लो ये पटरियाँ, ये लगाया आपने प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये आप देख रहे हो, राइट? दिस इज रूफ प्लाजा, राइट? Yes. On this roof plaza there is enough space, suburban roof plaza, इसके ऊपर बहुत सारी स्पेस है। अब ये पहले जहाँ बिल्कुल छोटी छोटी स्पेस होती थी, अगर आप देखें एक स्टेशन पे कहीं पर भी किसी भी स्टॉल को अगर हम देखेंगे, जैसे ट्रैवल एक्सेसरीज होती है, तो तकिया इधर से लटका होता है, एक खिलौना इधर से लटका होता है, एक बॉटल अंदर से, कितनी कम जगह में मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं, राइट? अब इसमें क्या हुआ, रूफ प्लाजा से इतनी नई स्पेस क्रिएट हो गई। कैसे नई स्पेस क्रिएट हो गई? जैसे दिल्ली में ऑलमोस्ट 15 एकड़ की नई जगह बन गई, 15 एकर्स, इमेजिन। अहमदाबाद में 15 एकर्स, मुंबई में 5.5 एकड़। ये इतनी नई स्पेस क्रिएट हो गई। तो नई स्पेस में जो एग्जिस्टिंग वेंडर्स हैं, उनको पहले एकदम किचपिच जगह अगर होती थी, तो अब सफिशिएंटली एक अच्छी स्पेस मिलेगी, आराम से अपनी शॉप को अच्छे से लगा सकते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ होगी इससे। Sir, when my next is one supplementary question, sir. For the Chhatrapati Shivaji railway station, it is a heritage building, you said, and special material, building material will bring. But what will be the cost, especially for the Chhatrapati? बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसमें एक्स्ट्रा नहीं आती है। अगर हम हेरिटेज बिल्डिंग के एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए मटेरियल्स की बात करें, तो देश में इस तरह का एक्सपीरियंस कई जगह है, क्योंकि बहुत सारे पुराने फोर्ट्स हैं, बहुत सारी पुरानी हवेलियां हैं, बहुत सारे पुराने ऑफिसेज हैं, जिनका रेस्टोरेशन टाइम टू टाइम होता आया है। तो देश में एक अच्छा इसका एक्सपीरियंस है। तो हेरिटेज मटेरियल के साथ यूज़ करने में कोई ऐसा एक्स्ट्रा कॉस्ट वाला एलिमेंट नहीं है। 67 then 15. Sir, my question for Ashwini sir. Sir, is there any rethink on the creation of Vizag railway zone, South Coastal Railway Zone? There are some reports that railway is the rethinking on the creation of the railway zone. Please don't believe any rumors. I am categorically saying, please don't believe any rumors anywhere. This is a commitment that government has made. We are committed on it. Already land has been identified. Already the construction estimates have been done. See, the earlier challenge was, where do we get enough land? So then we surpassed that challenge by taking the land within the near the Vizag DRM's office itself, right? So everything is identified. It's on full track. Don't believe any rumors. मुझे समझ में नहीं आता कौन ये rumor बार बार फैलाता है। कभी आपको पता चले तो जरूर बताना। So this is Deepshika from the Economic Times. My questions to the Railway Minister. Sir, just wanted to understand, you said these 3 stations would be developed in the EPC mode and we are not looking at PPP. Is that going to be the development model that Railways is going to adopt going forward for other station redevelopment also? And is there a rethink on, going with PPP? See, as I explained earlier, railway caters to middle classes, lower middle classes. So any extra burden on the passengers is not good, right? So that's why it has been decided to invest budget money in the railways and take it up with the investment of government, right? That's a clear thought process which is focused on the way railway passengership is structured. So that's why it's a conscious decision to do all these stations under EPC mode. 178 will go to the other सर 2 सवाल पूछने हैं छोटे छोटे। एक तो आपने कहा कि प्लेटफॉर्म पे हमको ऐसा लग रहा है प्लेटफॉर्म पे भीड़ कम करना भी आपका एक मकसद है। आपने कहा कि ट्रेन जब आएगी तब
लोग नीचे पैसेंजर जो नीचे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तब तक वो लोग रूफ प्लाजा पे ही रहेंगे। तो क्या एक भीड़ कम करने के लिए भी कुछ इसमें प्लान है? और दूसरा ये कि अगर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ अगर पब्लिक यूज करेगी भविष्य में, तो क्या इसका भार भी उनको रेल किराए में कुछ वहन करना पड़ेगा? मैंने आपको इसीलिए शुरू से बोला, दो प्रश्न इस पे आ चुके हैं अभी, राइट? बिना पैसेंजर्स पे अतिरिक्त भार लगाए, बिना पैसेंजर्स पे अतिरिक्त भार लगाए ये डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? क्लियरली जो आपने पूछा, दो लोगों ने पूछा, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसीलिए गवर्नमेंट अपने बजट से इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है स्टेशंस के डेवलपमेंट में, राइट? दूसरा, जब इतनी स्पेस क्रिएट होगी तो भीड़ भाड़ अपने आप कम होगी। जब इतनी स्पेस क्रिएट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली भीड़ भाड़ कम हो जाती है और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपका चेंज हो जाता है, क्योंकि धक्का मुक्की, क्यों जगह कम है, वो जो पुलिया होता है, फुट ओवर ब्रिज एकदम नैरो सा होता है, उसमें कितना आदमी जा पाएगा? एक साथ दो ट्रेन, तीन ट्रेन एक साथ आती है, तो उससे उतर के, तो ये कंप्लीट जब रूफ प्लाजा बन जाएगा ट्रैक्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड से ज़्यादा की जगह मिल जाती है। 15 एकड़ तो दिल्ली में क्रिएट हो रही है, अहमदाबाद में 15 एकड़ हो रही है, मुंबई में 5.5 एकड़ हो रही है। मुंबई में 5.5 एकड़ नई ज़मीन क्रिएट करना, इमेजिन द चेंज इट विल ब्रिंग इन पीपल्स लाइव्स, राइट? सर, पूजा चौरसिया फ्रॉम इंडिया हेड न्यूज़ चैनल। अश्वनी सर से मेरा सवाल है। सर, आपने कहा कि 47 टेंडर पास हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि शुरुआत कब होगी पुनर्विकास की जो आप बात कर रहे हैं? अरे 32 स्टेशंस पे काम चल रहा है, जाके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। जो आपने दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद की बात की है, उन स्टेशनों इसका अगले 10 दिन के अंदर अंदर टेंडर निकल जाएगा। आज अप्रूव हुआ है, ओके सर। 10 दिन का समय तो दो। 15 नंबर लास्ट, फिर चलें। So Sapna here from CNBC. So you answered a colleague's question on money coming through the budget and also EPC mode and not PPP. So has this been tied up, the 60,000 crores worth of envelope? And sir, can you share with us if yes, I mean some detailing, sir. Thank you. This has been tied up. This is part of the general budget. So this has been fully tied up. थैंक यू। बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग